सभी का स्वागत है दोबारा से क्लास के अंदर, एक ब्रेक के बाद, है ना। तो आज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। कुछ अप्रोक्स 58 मिनट की हमारा क्लास यूनिट 1 का बचा हुआ था, वो हो गया पूरा। पैक कर दिया मैंने अच्छे से, आईसीआई से करा दिया, हैंड रिटन नोट से करा दिया, रिवाइज करा दिया। अब यूनिट 2 है। ये यूनिट नंबर 2 आप पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही पढ़ोगे और कहीं से नहीं पढ़ोगे। ये पहली हिदायत है, आप समझे। इसके लिए आप कोई शॉर्टकट का यूज नहीं करोगे इस यूनिट के लिए। कोई हैंड रिटन नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे पास है हैंड रिटन, लेकिन मैं इस यूनिट के लिए ना तो उससे पढ़ाऊंगा और ना आपको बोलूंगा, समझे। क्योंकि ये यूनिट ही है जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर देता है। तो मैक्सिमम नंबर देता है तो डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ लेता है। बच्चा ऊपर ऊपर से नोट्स पढ़ के चला जाता है, वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। मैं सिंपल पूरे लॉ के अंदर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बोला, सोगा में नहीं बोला, पार्टनरशिप एक्ट में यूनिट नंबर 2 आपको आईसीआई से ही करना है। ये मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है, समझ गए। तो मैं पढ़ाऊंगा भी इसी से, आपको पढ़ना भी घर पे इसी से। दिमाग में पूरा फिट रखना है। यूनिट नंबर 2 आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, ठीक है। तो यूनिट 2 कहता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर। पार्टनर के रिलेशंस क्या होते हैं। तो देखो इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। एक तो पढ़ना है पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स क्या क्या होते हैं। अब मैं किसी फर्म में पार्टनर बनता हूं तो मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं नहीं होते। फिर पढ़ना है रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टीज, और उसी पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ना है। फिर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला, पेपर में यहां से कई बार पूछा गया। फिर कोई पार्टनर का एडमिशन, पार्टनर की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के साथ में, और हमारा लीगल कंसिक्वेंस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। तो एक्चुअली में ये रिलेशंस की बात है। ये जो टॉपिक है ये पूरा रिलेशन ऑफ पार्टनर की बात करता है। तो यहां पर हमें अच्छे तरीके से टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। बढ़ जाए आगे। तो शुरू कर रहा हूं मैं इस यूनिट को। सबसे पहले रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर। तो सबसे पहला है पार्टनर की जनरल ड्यूटीज क्या होती है, सेक्शन नंबर 9, जनरल ड्यूटीज ऑफ द। अंदर बाद में पढ़ेंगे। आप खुद यहां पर ना अपने आप को पार्टनर मानकर आपको ये पूरा यूनिट पढ़ना है कि आप किसी फर्म में क्या हो। तो आपकी जनरल ड्यूटी क्या होती है। तो आपकी जनरल ड्यूटी ये होती है कि आप फर्म के बिजनेस को, आप क्या करेंगे, आप फर्म के बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाओगे। नहीं समझे। 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर की ये ड्यूटी होती है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में अपने फर्म को चलाए, जिससे सबका फायदा। अब ये नहीं कि तुम्हारा काम नहीं है तो तुम मेरी ड्यूटी थोड़ी है। तुम एक फर्म के पार्टनर हो, तो उस फर्म में कोई भी काम करना तुम्हारी ड्यूटी है, और कोई भी काम वो जिससे उस फर्म का क्या हो, फायदा। ऑल वेल। जो कहता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में, द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, and later they should render to any partner or his legal representative full information about the thing affecting the firm। मतलब सबसे पहला है to carry on the business of the firm in greatest common advantage and to render या supply true information about the position of the firm। जैसे कोई स्लीपिंग पार्टनर है, कोई एक्टिव है, तो एक्टिव स्लीपिंग को फर्म के बारे में जो बताएगा वो ट्रू इन्फॉर्मेशन बताएगा कि जी आज हम लोग इस पोजीशन में है, आज हम लोग यहाँ पर है।
ऑल वेल। आगे कहता है ए पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ इन इज डीलिंग विद द अदर। भाई पार्टनर हो आप तो एक दूसरे पे आपको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। एक दूसरे पे आपको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। ऑल वेल। All the partners are bound to render accounts to each other, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie he would be the proper person to explain and give full information about them। मतलब सारे पार्टनर बाउंड होते हैं कि वो एक दूसरे को अकाउंट्स दिखाएंगे। हाँ, किसी फर्म में एक बंदे को जिम्मेदारी दी गई होती है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट तू संभाल, तो बाकी के सारे पार्टनर उससे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। आगे समझ में, वो उसकी ड्यूटी है कि अकाउंट्स की सारी जिम्मेदारी वो अपने सारी इंफॉर्मेशन वो अपने पार्टनर्स को दे। तो देखो कुछ 3-4 बातें हमें यहाँ समझ में आई। वो क्या बात समझ में आई, एक तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाना है, एक फुल इंफॉर्मेशन देनी है, सारे अकाउंट्स रेंडर करने, ये ड्यूटी है पार्टनर की। पहली बात समझ में आई। एग्जाम्पल, in a transaction between partners for the sale and purchase of a share in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all the material। जैसे 4 पार्टनर, कोई डील कर रही है फर्म, एक पार्टनर को उस डील में बिल्कुल तगड़ी नॉलेज है, तो वो बाकी के 3 पार्टनर को जिनको नॉलेज नहीं है उनको सारे मटेरियल फैक्ट से जो है वो रूबरू करवाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो उन सारे मटेरियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा। आगे समझ, कोई प्रॉब्लम जी? अब जी दूसरा ड्यूटी क्या है, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अदर में पहला है जनरल ड्यूटी पार्टनर की आपस में, दूसरा है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। इंडेमनिफाई मतलब भरपाई करना, क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई। कह रहा है द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म बाय हिज मिसकंडक्ट एंड द अमाउंट सो ब्रॉट इन द पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द। अगर मैं अपनी फर्म के अंदर कोई फ्रॉड कर मैंने कोई फ्रॉड किया है तो जिसकी वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ है, मैं एज पार्टनर फ्रॉड करके बैठा हुआ हूं जिसकी वजह से फर्म को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर ऐसे में मुझे क्या करना है ना, मेरे को इंडेमनिफिकेशन देना पड़ेगा, मेरे को इंडेमनिफिकेशन करना। आगे समझ, आगे कहता है एन एक्ट of a partner imputable to the firm or the principles of agency which is fraud on his co-partner entitle the co-partner as between themselves to throw the whole of the consequence upon him। मतलब जिसने जो गलत काम किया है सारा परिणाम किसके ऊपर चला जाएगा, उसी के ऊपर। तुमने कोई गड़बड़ करी, फ्रॉड किया, सारी प्रॉब्लम सारा परिणाम जो है वो तुम्हारे ऊपर। ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, determination of rights and duties of a partner by contract between the partner। तो आपस में ये लोग डिटरमाइन करेंगे राइट्स क्या होंगे सबके और ड्यूटीज क्या क्या होगी। वो सब कैसे डिटरमाइन होता है, एग्रीमेंट। ऑल वेल। तो नंबर 1 कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealing। देखो मैं आपको ना कई सारे राइट्स और ड्यूटीज इस चैप्टर में बताने वाला हूं, बट वो राइट्स एंड ड्यूटीज जो है कुछ बदलाव उन राइट्स एंड ड्यूटीज में एग्रीमेंट में लिखकर हो सकते हैं। नहीं समझे? मतलब कि जनरली
बुक्स ऑफ अकाउंट हर पार्टनर चेक कर सकता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि मिस्टर बी आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करोगे, अगर एग्री करते हो तो पार्टनर बनो वरना मत बनो, और वो एग्री कर जाता है, तो फिर अब किसकी चलेगी? पार्टनरशिप डीड की चलेगी। आगे समझ में? तो पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हो वो चलेगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा या कम लिखा है या डीड ही नहीं बनी, ओरल पार्टनरशिप है, तो फिर बहुत सारी चीजें जो इस चैप्टर के अंदर बताई गई है उसको फॉलो करना। सही है। दूसरा पॉइंट कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? हाँ, तो देखो जी, वहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया था, हम एक पार्टनर को कहीं और बिजनेस करने से रोक सकते हैं। आप मेरे पार्टनर हो, बगल में जाके और दूसरी फर्म में पार्टनर हो, मैं कोई पागल हूं? हाँ, तुम लंदन में जाके पार्टनरशिप कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, तुम चेन्नई में कर लो, एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर वहां तक आप, मैं एग्रीमेंट में लिख दूंगा कि मैं आपको रोक रहा हूं, तो फिर आप फिर बिजनेस, देखो लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of firm while he is a all well। अब आ जाओ जी, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये बहुत अच्छे तरीके से समझना। तीन बातें समझ गए? तीन बातें क्या एक एक करके। सबसे पहला है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, दूसरा है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस, तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटी पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट एंड ड्यूटी डिसाइड कर लेंगे। चौथा है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करेगा इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द, पहला ओके। अब देखो मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं सुबह सुबह अगले दिन पैसे वैसे दे दिए, कैपिटल दे दी, फर्म में आ गया, आप मुझे काम नहीं करने देंगे बाकी के पार्टनर, तो ये मेरा अधिकार नहीं है, मैंने कैपिटल दिया है ना। जैसे मान लो मैं अपने इंस्टीट्यूट में पार्टनर हूँ, तो पार्टनर हूं तो मेरे को पार्टनर जैसा हक मिलना चाहिए या नहीं? अब मैं बिजनेस में क्लास में आया, सर कह रहे सर कल लेना क्लास, मैं वो ऑफिस में बैठा, मैं कहा क्या चल रहा है जी, कितने एडमिशन हो गए सर, वो सब दिखाते हैं, नहीं समझे? ये तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। बी पॉइंट कहता है एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द, ड्यू डिलीजेंस हमें दिखाना है। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए ड्यू डिलीजेंस क्या है? मैं एक टीचर हूं, मैं अप टू डेट रहूं, मेरी ड्यूटी है मैं अपडेट रहूं, आपका इंस्टीट्यूट क्या कहता है, कब एग्जाम है, कब पेपर होने वाले हैं, कब कौन सा सिलेबस हट गया, कौन सा नया आ गया, मार्केट में और क्या नया आ रहा है, इसके लिए मैं क्या रहूं? अपडेट रहूं, और नहीं रहूंगा तो ऑल वेल। सी कहता है एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ द, अब मान लो आपस में कोई, देखो एक बार बताओ, चार बर्तन कहीं होते हैं तो वो खड़कते भी है, आपस में कभी कभी छोटे छोटे मैटर्स पे क्या हो जाता है, तो फिर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर उस डिस्प्यूट को क्या करेंगे? रिजॉल्व। लेकिन तीन सिचुएशन ऐसी है जहां अगर आपने बिना पूछे काम किया ना तो फर्म बंद कर देंगे। सबसे पहला, किसी माइनर को विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लाते हैं या नहीं, और वहां आपसे पूछा ही नहीं,
माइनर को लिया है, छोटा बच्चा था, ऑफिस में बैठा गया, ओ बेटे क्या हाल है, क्या कर रहे हो? अंकल काम कर रहा हूँ। क्यों? प्रॉफिट मिलेगा। ओ तेरी, तुझे क्यों मिलेगा प्रॉफिट? तो पता चला बाकी के पार्टनर वो माइनर को एडमिट कर ले आया, मेरे को बोला ही नहीं। यहाँ मेजोरिटी भी, दूसरी बात, बिजनेस का नेचर ही चेंज कर दिया। पहले हम कुछ सीए फर्म चलाते थे, अब हम बीए फर्म चला रहे। सही है? तो देखो लिखा हुआ है, बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल वेल। सी पॉइंट ओके। अब डी कह रहा है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एनी कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर का अधिकार, बताओ मैंने कैपिटल दिए तो मेरा अधिकार है बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का या नहीं? पैसे ले लिए, मैंने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, कहते वो तो मत जाओ। समझ गए? और ई पॉइंट कहता है in the event of the death of a partner, his legal hire or their duly authorized agent shall have a right to access and to inspect the copy of any of the books of the। अब एक बार बताओ, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका सारा शेयर किसको मिल जाएगा? सारा प्रॉपर्टी हिस्सा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो अब पार्टनर्स, क्या पता लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गलत बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा रहे हो, तो या दिखाई नहीं रहे हो, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? वो बुक्स ऑफ अकाउंट की डिमांड करेगा। आ गया समझ? अब नंबर 1 कह रहा है, देखो ये पूरा नंबर 1, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो सर सुन लो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक एक्टिवली पार्टिसिपेट इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और कोई भी अगर उसको रोक रहा है तो वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कर देगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब, भाई बंद करो सालो, तुम मेरे को एक्टिव पार्टनर होने के बाद भी तुम मेरे को काम नहीं करने दे रहे। सही है? ठीक है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दिस इज बिकॉज partnership business is a business of partners and their management power are generally coextensive, मतलब बटी हुई, सबके पास मैनेजमेंट की पावर है। देखो एग्जांपल है, नाउ सपोज दिस मैनेजमेंट पावर ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर इज इंटरफेयर्ड विद एंड ही हैज बीन रॉन्गली प्रिक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग देयरइन, मतलब उसको रोका जा रहा है। तो कैन द कोर्ट इंटरफेयर इन दिस सर्कमस्टांसेस? द आंसर इज इन द अफर्मेटिव, मतलब हाँ। द कोर्ट कैन एंड विल बाय इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब स्टे लगाना, रेस्ट्रेन मतलब रोक लगाना अदर पार्टनर को फ्रॉम डूइंग सो। इट मे बी नोटेड इन दिस कनेक्शन दैट पार्टनर हु हैज बीन wrongfully deprived of the right of participation in the management, जैसे कि वो फिर बंद, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, वो अकाउंट्स भी देख सकता है और फर्म बंद करवा सकता है। बोला ना मैंने आपको, every partner has a right to take actively participation into the conduct of the business of the firm, और अगर उसको रोका जाता है तो फिर क्या कर देगा? वो फर्म डिसॉल्व करवा देगा। वो फुली समझ में आ गया? ऑल वेल। अब आगे ये कहता है, द above mentioned provisions of law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partner। और मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मान लो वो स्लीपिंग है, तो स्लीपिंग क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना तो वो फिर नहीं आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम एक्टिव हो और तो मैं तुम्हें रोक रहा हूं। ऑल वेल, समझ गए? तो फिर ऐसे केस में कोर्ट भी, अगर मैं किसी स्लीपिंग पार्टनर को रोक रहा हूं तो ऐसे केस में वो कोर्ट भी कोई हेल्प नहीं करेगी। अब दूसरा है राइट टू बी कंसल्टेड।
हर पार्टनर का अधिकार है, देखो पहला राइट क्या था, राइट टू टेक एक्टिवली पार्टिसिपेशन इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और अगर उससे नहीं कोई पूछ पाछ रहा तो वो क्या कर देगा, रिजॉल्व कर देगा। दूसरा है राइट टू बी कंसल्टेड, कंसल्टेड मतलब अब मैं आपकी फर्म का पार्टनर हूं, एक बार बताओ, मान लो कि आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आप अपने घर के सबसे ब्रेड अर्नर हो, ब्रेड अर्नर मतलब सबसे ज्यादा जो घर चलाने वाले आप लोग हो, महीने का 2 लाख रुपए सैलरी है, वो आप उठा के घर में दे देते हो हर महीने, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि घर के डिसीजंस आपसे पूछ के लिए जाएं या नहीं। हाँ, ये नहीं कह रहे कि मम्मी धनिया ला रही है तो आपसे पूछे बेटा धनिया ले आऊं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। मान लो एक शाम को आप ऑफिस से आ रहे हो, देख रहे हो घर के अंदर बिल्कुल लाइट्स वगैरह जल रही है जैसे दिवाली में जलती है, डेकोरेशन हो रखी है, आप घर में घुसे, आपने कहा कि क्या हुआ माँ, माँ ने कहा आपकी बेटी आपकी बहन की शादी हो गई, भाग गई वो, भागी नहीं बेटे, अरेंज मैरिज की, तुम्हारा ना फिर विश्वास उठ जाएगा इस जीवन से, नहीं समझे, तुम्हारी बहन की शादी हो गई, तुम्हें ये बात ही नहीं पता, और तुम उस घर के ब्रेड अर्नर हो, बताओ मूड खराब होगा नहीं होगा, भाई साहब दंगे हो जाएंगे इस बात पे तो घर के अंदर, बोरिया बिस्तर लेके निकल जाओगे यार, क्या फायदा ऐसे घर में रह के, हमसे यही नहीं पूछ रहे, नहीं आया समझ। तो भाई अधिकार है, इसके मारियो चांटक कान पे, खड़ा हो, ये क्या है, यहाँ कोई वो चल रहा है, जाके मुंह धो के आओ। चलो, राइट टू बिल्कुल बिस्तर विस्तर लगा के सोया हुआ है आराम से, कोई टेंशन नहीं, पढ़ा ले साले डरता थोड़ी तुझसे मैं। चलो, राइट टू बी कंसल्टेड मतलब भाई देखो, हर पार्टनर आपस में कोई भी डिसीजन लेंगे तो कंसल्ट करेंगे, मान लो कोई छोटी मोटी बात है तो कोई बात नहीं, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर मामला सुलटा लेंगे, लेकिन जब बात मेजरली हो जाती है, मेजरली मतलब अब मान लो माइनर को एडमिट कर लिया बिना पूछे, या बिजनेस का नेचर चेंज कर लिया, मुझसे पूछा ही नहीं, ये कोचिंग सेंटर को केजी और एलकेजी का स्कूल बना दिया छोटे बच्चे घूम रहे, कोई मेरी टांग पकड़ रहा है, कोई पीछे जा रहा है, क्यों आ रहे हैं पता चला कि हमारा जो सीए का कोचिंग है वो बदल के प्ले स्कूल बना दिया। ओ भाई ऐसा नहीं चलेगा, आया कुछ समझ, ही ना चौलवे, ऑल वेल। तो फिर कंसल्ट लेनी जरूरी है, नहीं ली तो कोई बात नहीं, मेजोरिटी से मामला सुलटा लिया जाएगा, बट कुछ सिचुएशन में मेजोरिटी से भी मामला नहीं सुलटा सकते। हेलो, यस, हाँ ठीक है, बाद में करता हूँ, अब करूंगा करता हूँ तो फोन ही नहीं उठाते तुम लोग, ठीक है मैं करता हूँ क्लास के बाद। चलो जी, तो दो बात हो गई, अब तीसरी बात देखो, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बात बताओ आप, मतलब मैं किसी जगह पे पार्टनर हूं तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूं या नहीं, लेकिन ये वाला जो राइट है ना, ये सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस प्रोविजन होता है, किसी को आपने अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया ना, मना कर दिया, तो फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक। और डी पॉइंट चौथा क्या है, राइट ऑफ लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव या देयर ड्यूली ऑथोराइज एजेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर his heirs or legal representative or their duly authorized agent shall have right to access and to inspect or copy any books of। बेटे ओके, तो हमने अभी तक कितनी बातें पढ़ी, 4 बातें। रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू वन अदर, अभी रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन में नंबर 1 जनरल ड्यूटी क्या है, टू कैरी ऑन बिजनेस विद ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज टू सप्लाई ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म।
एंड टू रेंडर अकाउंट्स। दूसरा ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, अगर कोई गलती करूंगा तो ड्यूटी इंडेमनिफिकेशन करने की। तीसरा है सेक्शन 11 कहता है राइट्स एंड ड्यूटीज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर डिसाइड कर लेंगे। और चौथा कहता है बिजनेस का कंडक्ट होगा तो उसमें सबसे पहला हर पार्टनर का अधिकार है, वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा है कंसल्ट उसी से पूछ के करोगे। तीसरा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है। चौथा है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी बुक्स ऑफ अकाउंट देख। ऑल वेल जी। अब कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ABCDE है, और फिर इन सबको एक एक करके नीचे समझाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, एक पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द, ठीक है, एक पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिले। रेमुनरेशन क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो फिर प्रॉफिट भी ले ले, फिर तू सैलरी भी ले ले, तो सब तू ही ले ले। फिर हम जा रहे हैं अभी भूटान, नहीं आया समझ? लेकिन इसके आगे शब्द है जनरली, और जब बात जनरली होती है तो कुछ क्या होते हैं, जनरली एक पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फर्म के अंदर परंपरा है, यानी कि कस्टम है, या फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड में साफ लिखा हुआ था मिस्टर ए को अलग से सैलरी भी मिलेगी, तो क्यों मिल रही होगी मिस्टर ए को अलग से सैलरी? बाकी के स्लीपिंग हो गए और मिस्टर ए पे एक से ज्यादा जिम्मेदारी होंगी, तो जिस पे एक से ज्यादा जिम्मेदारी है उसका प्रमोशन होना बनता है या नहीं? ऑल वेल। तो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखें। नंबर 1 समझ में आ गया, नंबर बी देख लो जरा। The partners are entitled to share equally in the profit earned and shall contribute equally to loss sustained by the firm. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर डीड में कुछ लिखा है तो। तीसरा, where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर है तो वो इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? डी कहता है ए पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर, इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस। जो पार्टनर ने किसको दिया है? फर्म को दिया है, तो उसको बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। एंड द फर्म, एक बार बताओ, ऊपर हमने देखा था कि पार्टनर अगर गड़बड़ करता है तो वो फर्म को इंडेमनीफाई करता है, लेकिन अगर फर्म ने कोई गड़बड़ करी तो पार्टनर का अधिकार है इंडेमनिफिकेशन का या नहीं? मान लो फर्म का इलेक्ट्रिसिटी बिल था और जो चेक देने वाला पार्टनर है वो गया हुआ इंडिया से बाहर, बिजली वाले आ गए तो मीटर काट देंगे आपका, तो एक पार्टनर था, उनने अपनी जेब से जो है वो बिल पे कर दिया, तो वो पार्टनर फर्म से उस बिल का क्षतिपूर्ति लेगा या नहीं लेगा? आया समझ? ई पॉइंट कहता है द फर्म शैल इंडेमनिफाई ए पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड नंबर 2 in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss। तो ये जो बिजली वाला दिया था, मैंने क्या बताया था, इमरजेंसी में उसने दिए ना पैसे, तो वो फर्म से। और लास्ट पॉइंट है ए पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म। अच्छा, ऊपर फर्म इंडेमनीफाई कर रही है ना, नीचे पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा अगर उसकी जानबूझ के की गई विलफुल नेग्लिजेंसी की वजह से फर्म को कोई नुकसान हो गया। समझ गए? अब एक काम करो, इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। राइट टू रेमुनरेशन में अंदर नहीं बढ़ा रहा,
सबसे पहली बात, जनरली एक पार्टनर रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता, लेकिन अगर परंपरा है या पार्टनरशिप डीड में लिखा है तुम ले सकते। राइट टू शेयर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में होगा, लॉस इक्वल रेशियो में होगा, या अगर लिखा है तो फिर एग्रीड रेशियो में होगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जनरली रेम्यूनरेशन की तरह ही है बिल्कुल। एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता कैपिटल में प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो इंटरेस्ट क्यों मिलेगा। तो जनरली ये पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन वही वाली बात, अगर फर्म में परंपरा है या डीड में लिखा है। तीसरा पॉइंट। चौथा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा। भाई एक बार बताओ, मैं अगर अपनी फर्म को एडवांस दे रहा हूं तो मेरे को मिलना चाहिए या नहीं, वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कोई फर्म को पैसे दे रहा हूं, मैं एज पार्टनर अपने फर्म को एडवांस पैसे दे रहा हूं, तो मुझे मिलना चाहिए या नहीं, समझ गए। फिर है राइट टू बी इंडेमनिफाइड। राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब मेरा अधिकार है, अगर कोई नुकसान हुआ है तो फिर वो पैसे मेरे को मिलेंगे। और राइट टू इंडेमनिफाई टू द फर्म, और मेरी ड्यूटी है कि मेरी वजह से कोई गड़बड़ हुई है तो मैं फर्म को इंडेमनिफाई करूंगा। ऑल वेल, तो मुझे लग रहा है ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। तो देखो, राइट टू टेक पार्टिसिपेशन टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट, राइट नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, राइट नॉट टू क्लेम, या ऐसा राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, जनरली रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डीड में लिखा है परंपरा है तो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली नहीं मिलेगा, डीड में लिखा है परंपरा है तो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा 6%, और इंडेमनिफिकेशन मैं भी करूंगा और मुझे भी करोगे। ऑल वेल, अब बात करते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की। तो भाई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है, एक वर्ड में समझा दूंगा, BAG, बैग। एसेट्स ब्रॉट बाय द पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप बनी तो कुछ एसेट्स पार्टनर लेकर आते हैं या नहीं। एसेट्स एक्वायर्ड बाय द फर्म, जब पार्टनरशिप चल रही होगी तो एसेट्स एक्वायर करती है फर्म या नहीं। और G4 गुडविल। ऑल वेल, कुछ आ रहा है समझ में। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में ये कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच पार्टनर में हैव ब्रॉट, ऑल प्रॉपर्टी विच फर्म इज हैज एक्वायर्ड। और समझ गए, इससे ज्यादा डिटेल इसकी जरूरत नहीं है। अब पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, जरा ये देखो, अगर किसी पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट करा फर्म में पार्टनर रहते हुए, तो वो पर्सनल प्रॉफिट भी फर्म का ही प्रॉफिट माना जाएगा। नहीं समझे। मान लो ABCN फर्म ने एक चीनी का ऑर्डर दिया किसी को, और वो चीनी की दुकान जो थी वो खुद पार्टनर की थी, तो हुआ पर्सनल प्रॉफिट या नहीं। देखना जरा, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, सेक्शन 16 कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो, आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी बात हम, हो सकता है किसी पार्टनर ने डीड में लिखा हो कि भाई मैं पर्सनल प्रॉफिट करूंगा, तो फिर वो पर्सनल प्रॉफिट कर सकता है। क्या हो गया भाई, कोविड आ गया क्या फिर से। ठीक है। एक साथ ही 6-8 बच्चों ने हंसना चालू कर दिया। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये पॉइंट है, इफ अ पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द। अगर वो फर्म के नाम पर अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट कर लेता है तो फिर इसके लिए कौन लाइबल होगा, वो खुद होगा, वो फर्म को उस प्रॉफिट को वापस करेगा। समझ में आ गया।
अब बी पॉइंट क्या कहता है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that. ठीक है, एग्जाम्पल देखना आप लोग, ए बी सी एंड डी established partnership business for refining sugar. ठीक है, ए who was himself a wholesaler grocer, वो एक wholesaler grocer भी था, was entrusted with the work of selection and purchase of, as a wholesaler grocer A was well aware of the variation in the sugar market and had the suitable sense of propriety as regard purchases of the sugar. उसके पास ऑलरेडी शुगर का क्या पड़ा हुआ था, स्टॉक, जो उसने एक लो प्राइस पे परचेज करके रखा हुआ था, ठीक है, और जो उसने फर्म को होल्ड कर दिया जब फर्म को जरूरत पड़ी, बिना पार्टनर को बताए कि ये शुगर मेरा है। नहीं समझे, वो बोला कि भाई मैं खरीद के लाया हूं मार्केट से, जबकि वो शुगर किसका था। It was held that A was bound to account to the firm for the profit so made by him. This rule, however, is subject to contract between. हाँ, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता कि भाई देख मेरा अलग से शुगर का भी काम है, तू मार्केट से खरीदेगा तो मुझसे ही खरीद लियो, तो अलग बात है। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो फिर अगर कोई पार्टनर अपनी जेब से कुछ, सॉरी, अपने पर्सनल प्रॉफिट कर रहा है, तो वहां पर लाइबल कौन होगा, वही पार्टनर। ऑल वेल। एग्जाम्पल नंबर 4, ए बी सी एंड डी started a business in partnership for importing salt from foreign ports and selling it at Chittagong. He struck certain transaction in salt in own account. उसने अपने खुद के अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर ली नमक की, तो बताओ ये वहां से आया हुआ प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। ऑल वेल, ठीक है जी। चलो आज लॉ में यहीं तक, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।